इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 17। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। अव्यान रुद्र के ऐसे बोलने से उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें पता है इस वक्त तुम किसके सामने और क्या बात कर रहे हो? बहन है वो मेरी ही बहन को प्रेग्नेंट करने की धमकी दे रहे हो मुझे? रुद्र तुरंत ही बोलता है, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, करके भी दिखाऊंगा। अव्यान उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। रुद्र एक नज़र अव्यान को देखता है, फिर उठकर एकदम से अव्यान के गले लग जाता है। रुद्र के अचानक इस एक्शन को अव्यान बहुत अच्छे से समझ चुका था। वो रुद्र की पीठ पर हाथ रखता है। रुद्र सामने देखते हुए बिना एक्सप्रेशंस के कहता है, आई वॉन्ट अ फैमिली। अव्यान शांत सा रुद्र के गले लगे रहता है। रात के करीब 10 बजे अव्यान घर पहुंचता है। वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है। वहीं सहस्त्रा कबर्ड में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। वो खोज ही रही थी कि उसे एक फाइल मिलती है। सहस्त्रा फाइल को खोलकर देखती है। फाइल को देखते ही उसके चेहरे पर संतुष्टि आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे किसी के आने की आहट होती है, सहस्त्रा परेशानी से हड़बड़ाते हुए उस फाइल को अपने कपड़ों के अंदर छिपा देती है। जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद होते ही दरवाज़ा खुलता है और अव्यान अंदर आता है। अव्यान पहले वॉशरूम जाकर ड्रेस चेंज करता है, फिर बेड पर जाकर बैठ जाता है। सहस्त्रा इस वक्त गहरी नींद में सोने का नाटक कर रही थी। अव्यान अपने फ़ोन में कुछ मिनट लगा रहता है, फिर फ़ोन साइड में रखकर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा की आंखें शांति से बंद थीं। अव्यान कुछ पल उसके चेहरे को देखकर बेड पर लेटता है। अव्यान अब उसके करीब जाकर उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। एकदम से सहस्त्रा की सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपनी आंखें कसकर मींच लेती है। अव्यान धीरे धीरे सहस्त्रा की कमर को सहलाते हुए पीठ की ओर हाथ ले जाने लगता है। सहस्त्रा गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिससे उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे होने लगता है। अव्यान समझ चुका था कि सहस्त्रा सोई नहीं है। वो सहस्त्रा की पीठ से होकर ब्लाउज के अंदर हाथ डालता है। सहस्त्रा की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वो झट से अपनी आंखें खोलकर अव्यान को धक्का देकर बेड से उठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अव्यान को देखने लगती है। अव्यान अब भी सीरियस एक्सप्रेशंस में था। अव्यान वैसे ही लेटा सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा अपनी सांसें संभालने के बाद कहती है, देखिए आप ऐसे छू नहीं सकते। अव्यान उठकर बैठ जाता है और सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें छूने के अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ। सहस्त्रा एकदम से चिल्लाती है, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं छू सकते क्योंकि आपने मुझे पूरी दुनिया के सामने नहीं अपनाया है। सहस्त्रा ये सब बोलते हुए हकला रही थी। वो बस अव्यान को खुद से दूर करना चाहती थी। अव्यान उसे कुछ देर देखता है, फिर खड़ा होकर सहस्त्रा की ओर कदम बढ़ाने लगता है। ये देखकर सहस्त्रा पीछे होने लगती है। अव्यान सहस्त्रा की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुम चाहती क्या हो? जब मैं तुमसे दूर रहता था तब तुमने खुद मुझे करीब आने को कहा, और अब जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ तो तुम मुझे दूर रहने को कह रही हो। साफ साफ बताओ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या है? अव्यान जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाते जा रहा था, सहस्त्रा वैसे वैसे अपने कदम पीछे कर रही थी। सहस्त्रा के चेहरे पर पता नहीं क्यों, लेकिन एक डर दिख रहा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ भीगा हुआ था। सहस्त्रा पीछे हटते हटते दीवार से सट जाती है। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगती है। तब तक अव्यान दीवार के दोनों साइड अपने हाथ रख लेता है। सहस्त्रा सिर झुकाकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान सहस्त्रा की चिन पकड़कर चेहरे को उठाता है। सहस्त्रा फिर भी आंखें नहीं खोलती। अव्यान झुककर सहस्त्रा की चिन पर धीरे से बाइट करता है। सहस्त्रा अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। अव्यान अब उसकी चिन पर अपनी जीभ फिराने लगता है। सहस्त्रा का पूरा शरीर गर्म होने लगता है। सहस्त्रा दीवार में पूरी तरह से सट चुकी थी। अव्यान अब सहस्त्रा की गर्दन पर आकर उसे किस करने लगता है। सहस्त्रा की बंद आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वो अव्यान को दूर करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अव्यान गर्दन से होकर उसके ईयरलोब को बाइट करके कहता है, कब तक इंतजार करवाओगी सजनी? बोलते ही अव्यान दीवार से हाथ हटा लेता है। सहस्त्रा तुरंत अव्यान से नजरें घुमाए वॉशरूम की ओर जाने लगती है। अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है तो सहस्त्रा एकदम से कांप जाती है। अव्यान सहस्त्रा की पीठ को कुछ पल देखता है, फिर उसका हाथ छोड़ देता है। सहस्त्रा जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाती है और दरवाजे को लॉक करके शावर को ऑन करती है, फिर नीचे बैठकर रोने लगती है। शावर के पानी के साथ उसके आंसुओं के साथ मिलकर बहने लगते हैं। उसके अंदर किस बात का दर्द था,
किस बात का दुख था ये तो उसे ही पता था। अव्यान वॉशरूम के दरवाजे को कुछ पल देखता है, फिर अचानक ही दीवार पर जोर से पंच करता है। मजबूत दीवार पर वो जैसे ही मारता है उसके हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है, पर इससे अव्यान को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अव्यान खाते हुए फ़ोन चेक कर रहा था, तभी काव्या तुरंत उससे फ़ोन लेकर कहती है, आराम से नाश्ता कर लीजिए ना, आपका काम कहीं भागे नहीं जा रहा। बोलते ही वो अपने पास फ़ोन रख लेती है। अव्यान एक नज़र काव्या को देखता है, फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। आव्या नाश्ता खत्म होते ही उठकर कहती है, मेरा हो गया। अंश, चलो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। काव्या ध्रुवंश की प्लेट को देखती है जिसमें नाश्ता खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो आव्या को देखकर कहती है, पहले नाश्ता तो करने दीजिए। आव्या जल्दी से कहती है, नो मम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते ही वो ध्रुवंश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। काव्या उसे जाते हुए देखकर कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, हमेशा अपनी जिद पर रहती है। श्रेष्ठा ध्रुवंश के खाने को खुद लेती है और खाते हुए कहती है, इम्पॉर्टेंट होगा ना काव्या, वरना प्रिंसेस ऐसा नहीं करती। श्रेष्ठा को आव्या की साइड बोलता देखकर काव्या श्रेष्ठा को घूर कर कहती है, तुम्हारा बेटा भूखा रह गया, इससे तुम्हें फर्क नहीं है। श्रेष्ठा इस पर नाम में सिर हिला देती है। आदित्य भी अब उठता है और फ़ोन में देखते हुए कहता है, वाइफी, आज रात आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो वेट मत करना। काव्या आदित्य को घूरते हुए कहती है, जब आप नहीं रहते तो मुझे नींद नहीं आती, ये आपको अच्छे से पता है। आदित्य ठीक है, वेट कर लेना बोलकर चला जाता है। काव्या आदित्य को अजीब नज़रों से देखती है क्योंकि आदित्य अजीब रिएक्ट कर रहा था। ध्रुव उठकर श्रेष्ठा के गाल पर किस करता है और बाय बोलकर चला जाता है। अव्यान नाश्ता खत्म होते ही उठते हुए सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, कमरे में आओ। बोलते ही अव्यान काव्या के पास से फ़ोन लेकर कमरे में चला जाता है। सहस्त्रा अव्यान को जाता हुआ देखती है, फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से नाश्ता खत्म करके ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाती है। सौरभ भी उठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सहस्त्रा कमरे में जैसे ही पहुंचती है तो देखती है अव्यान बेड पर बैठकर उसका ही इंतजार कर रहा था। सहस्त्रा जाकर थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। अव्यान सिर उठाकर उसे देखता है। अव्यान खड़े होकर सहस्त्रा के पास जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं पटना जा रहा हूँ, कल वापस आऊँगा। बोलते ही अव्यान झुककर सहस्त्रा के माथे पर किस करता है। सहस्त्रा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अव्यान उसकी बंद आंखों को देखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। सहस्त्रा अपनी आंखें खोलकर अव्यान को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। अव्यान कुछ पल सहस्त्रा की आंखों में देखता है, फिर कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा की आंखों में अव्यान के लिए एक तड़प उठती है, पर वो वैसी की वैसी ही खड़ी रह जाती है। उधर ध्रुवंश कार चला रहा था और आव्या उसे अपने टिफ़िन में से ब्रेकफास्ट खिला रही थी। ध्रुवंश खाते हुए कहता है, अब बस भी करो ट्यूलिप, तुम लंच में क्या खाओगी। आव्या फिर से ध्रुवंश को खिलाते हुए कहती है, मैं खा लूँगी ना, तुम चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। ऐसे ही कार चलती रहती है और आव्या ध्रुवंश को खिलाते रहती है। कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। आव्या ध्रुवंश को बाय बोलकर अंदर चली जाती है। आव्या के जाते ही ध्रुवंश भी चला जाता है। आव्या अपने केबिन में पहुंचती है, तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, डॉक्टर आव्या, मुझे थोड़ा काम है, क्या आप मेरे एक पेशेंट को देख सकती हैं। आव्या सिर हिलाकर कहती है, श्योर। बोलते ही आव्या उठती है और अपने केबिन से बाहर निकलकर वो उस डॉक्टर के केबिन में जाती है। आव्या केबिन में जाकर देखती है तो एक बच्ची बेड पर बैठी हुई थी। उसके घुटनों और सिर से खून बह रहा था। ये देखकर आव्या जल्दी से आगे बढ़ जाती है। कॉटन लेकर वो उसके खून को साफ करते हुए पूछती है, ये चोट कैसे लगी आपको। वो बच्ची थोड़ा दर्द में कहती है, मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी तो एक कार बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जब देखा तो डर से रुक गई, तो अंकल ने मुझे बचाया, इससे मुझे हल्की चोट लग गई। आव्या उसकी बात सुनते हुए उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। वो बच्ची आव्या को देखते हुए कहती है, अंकल को मुझसे भी ज़्यादा चोट लगी है। आव्या सिर उठाकर उसे देखते हुए कहती है, कहाँ है आपके अंकल। वो बच्ची आव्या का सवाल सुन एक और अपनी उंगली से इशारा करती है। आव्या पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे रुद्र स्टूल पर बैठा था और अपना फ़ोन देख रहा था। रुद्र को देखकर आव्या की आंखों के सामने फिर एक बार वही मंजर छा जाता है जिससे वो थोड़ा कांप जाती है, पर खुद को संभाल कर वो उस बच्ची की पूरी तरह से ड्रेसिंग करती है। वो बच्ची अपनी ड्रेसिंग देखते हुए कहती है, डॉक्टर आंटी, अंकल को भी चोट लगी है, उन्हें भी पट्टी कर दीजिए। आव्या अब सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो उस नन्ही सी बच्ची का दिल नहीं दुखा सकती थी, इसीलिए वो बहुत धीरे कदमों से रुद्र की ओर बढ़ती है। आव्या उसके पास जाकर देखती है रुद्र के पैर से खून बह रहा था, लेकिन पैंट की वजह से वो दिख नहीं रहा था। रुद्र ने आव्या के करीब आने पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जिसे रुद्र आव्या को जानता ही ना हो।
आज फिर एक बार दोनों की कहानी उसी तरह से शुरू हो रही थी जैसे पहले शुरू हुई थी। पहली बार दोनों इसी हॉस्पिटल में मिले थे और आज फिर एक बार दोनों इसी हॉस्पिटल में मिले हैं। आव्या धीरे धीरे रुद्र की पैंट को फोल्ड करके ऊपर कर रही थी। आव्या भी रुद्र को नहीं देख रही थी, पर उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। आव्या रुद्र की पैंट को फोल्ड करके घुटने तक ले जाती है। उसके घुटने में गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से खून बहता हुआ नीचे आ रहा था। आव्या खून को साफ करके दवाई लगाती है, फिर पट्टी कर देती है। उसके बाद ही वो रुद्र के हाथों पर भी पट्टी कर देती है। दोनों इस कदर बिहेव कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। जब रुद्र को आव्या पूरी तरह से पट्टी कर लेती है तो एक नज़र उसके चेहरे को देखती है। रुद्र अब भी आव्या को नहीं देख रहा था। ये बात आव्या को पता नहीं क्यों लेकिन चुभ रही थी। अब आव्या को रुद्र से डर नहीं, बल्कि इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि रुद्र उसे पूरी तरह से भूल चुका है। वो उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। रुद्र और आव्या के बीच अब तक ना प्यार का इजहार हुआ था और ना ही ब्रेकअप का आगाज हुआ था, पर फिर भी दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका था। आव्या अब रुद्र से नजरें हटाकर उस बच्ची के पास जाती है और उसकी चोट को देखते हुए कहती है, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? वो बच्ची मासूमियत से कहती है, दोनों ड्यूटी गए हैं। ये सुनकर आव्या फिक्र भरी आवाज़ में कहती है, तो आपको कौन लेकर जाएगा? अभी आप चली तो आपके पैर में बहुत दर्द होगा। वो बच्ची कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। आव्या बस रुद्र को जाते हुए देखती रहती है। वहीं वो बच्ची मुस्कुराते हुए आव्या को बाय बोलती है। आव्या भी हल्का मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलती है। शाम का वक्त था। आव्या हॉस्पिटल से बाहर निकली और तुरंत ही ध्रुवंश को फ़ोन करने लगी। ध्रुवंश के सामने इस वक्त एक आदमी ज़मीन पर लेटा था और ध्रुवंश उसके सीने पर पैर रखे हुए उसे सर्द नज़रों से देख रहा था। वो इंसान अपने आप को छुड़ाने की भीख मांग रहा था, जिससे उस जगह पर बस उसकी ही आवाज़ आ रही थी। इसी के बीच जब ध्रुवंश का फ़ोन रिंग होता है, ध्रुवंश उसे देखते हुए पॉकेट से फ़ोन निकालता है। वो इंसान गिड़गिड़ाते हुए कहता है, किंग प्लीज़ माफ़ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ध्रुवंश फ़ोन पर आव्या के नंबर को देखकर अपने खतरनाक औरे से अपने होठों पर उंगली रखकर उस इंसान को चुप रहने का इशारा करता है। वो इंसान तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ध्रुवंश कॉल रिसीव करके कान के पास फ़ोन ले जाता है। तभी उधर से आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, कहाँ रह गए? आ जाओ ना मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ध्रुवंश उस इंसान की छाती से पैर हटाकर दूसरी ओर चलते हुए कहता है, अभी मैं नहीं आ सकता ट्यूलिप। वो इंसान ध्रुवंश को बिजी देखकर सामने रखा रोही का लॉर्ड उठाता है और उठकर ध्रुवंश की ओर बढ़ जाता है। वहीं ध्रुवंश की बात सुन आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, लेकिन क्यों बच्चा? वो इंसान ध्रुवंश को मारने ही वाला होता है। तभी ध्रुवंश भी मुड़ता है। मुड़ते ही उसका फेस एकदम डार्क हो जाता है। ध्रुवंश के मुड़ते ही उस इंसान का डर से लोहे की रॉड नीचे गिर जाती है और वो पीछे होने लगता है। ध्रुवंश उस इंसान की ओर कदम बढ़ाते हुए आव्या से कहता है, किसी को उसकी औकात दिखाने के साथ अंजाम तक पहुंचाना है, अच्छे से जाना। ओके ट्यूलिप, लव यू। आव्या थोड़ा उदास होकर कहती है, ठीक है बच्चा, लव यू टू। बोलते ही वो फ़ोन रखती है। ध्रुवंश फ़ोन रखकर उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखता है, जिससे उस इंसान की डर से हालत ख़राब हो जाती है। ध्रुवंश लोहे की रॉड उठाकर सर्द आवाज़ में कहता है, इतना डर लगता है तो औकात से बाहर क्यों जाते हो? बोलते ही वो झटके से उसके पैर में रॉड घुसा देता है। उस इंसान की दर्दनाक चीख गूंज उठती है। ध्रुवंश गन निकालकर उसके सिर पर पॉइंट करके कहता है, माफिया किंग ज़रूर हूँ, लेकिन इतना गलत नहीं हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने दूँ। बोलते ही वो उसके सिर पर शूट करता है। इधर आव्या लिफ्ट मांगने के लिए अपने हाथ आगे कर रही थी। वैसे तो वो कैब या घर में कॉल करके किसी को बुला सकती थी, लेकिन उसका मन हो गया कि वो आज किसी की लिफ्ट मांग लेगी। आव्या देखती है कि एक जीप आ रही थी। वो जल्दी से उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो जीप उसके सामने आकर रुक जाती है। जीप में बैठा इंसान अथर्व था। वो जैसे आव्या को देखता है तो बस उसी में खो जाता है। आव्या उसे आवाज़ देती है, हेलो एक्सक्यूज़ मी। अथर्व जल्दी से होश में आता है और आव्या को देखते हुए जवाब देता है, यस। आव्या आगे देखती है, फिर अथर्व को देखते हुए कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? अथर्व हाँ में जवाब देता है। तो आव्या जल्दी से जीप में बैठ जाती है। जीप में बैठते ही वो बैग पीछे रखती है और अथर्व को देखते हुए कहती है, चलिए। अथर्व जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। आव्या अपनी मस्ती में आगे देख रही थी तो कभी साइड में देख रही थी। वहीं अथर्व आव्या से बात करने के लिए बेचैन सा हो गया। भले ही उसे पता था कि आव्या का बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसे आव्या से बहुत बात करने का मन कर रहा था। अथर्व चोर नज़रों से आव्या को देख रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह से आव्या को ये पता लगने नहीं दे रहा था। काफ़ी वक्त बीता। आखिरकार अथर्व पूछ ही लेता है, आप एक डॉक्टर हैं? आव्या सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, डॉक्टर आव्या सिंघानिया। जैसे ही आव्या जवाब देती है, अथर्व उससे बात करने के लिए और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। अथर्व तुरंत कहता है, हाय, मैं इंस्पेक्टर अथर्व आहूजा।
आव्या मुस्कुराते हुए उससे हाय करती है। आव्या के ऐसे जवाब देने से तो अथर्व के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। अथर्व अब आगे कहता है, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? आव्या अपनी आंखों को झपकाते हुए कहती है, ड्यूटी के बाद इंसान कहाँ जाता है? ऑब्वियसली घर। वैसे आप कहीं और जाते हैं क्या? अथर्व हंसते हुए कहता है, जी बिल्कुल नहीं, मैं भी ड्यूटी के बाद घर ही जाता हूँ। वो तो बस सवाल के लिए कुछ मिला नहीं तो मैंने पूछ लिया। अथर्व के ऐसे जवाब से आव्या मुस्कुराने लगी, जिसे देख अथर्व खोया हुआ खुद भी मुस्कुराने लगा। अथर्व जीप चलाने के साथ आव्या को देख ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। अथर्व फ़ोन रिसीव करके थोड़ी देर बात करता है, फिर कॉल कट करके कहता है, ओह सॉरी आव्या, एक्चुअली मुझे अभी एक वकील से मिलना पड़ेगा तो मैं पूरा रास्ता छोड़ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर आव्या उदास सी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो सीधे घर पहुंच जाएगी। आव्या नॉर्मल से जवाब देती है, ओके। अथर्व आव्या के उदास मन को समझ चुका था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी देर में दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। आव्या जीप से बाहर निकलती है, अथर्व भी जीप से बाहर निकलता है। आव्या अपने कदम बढ़ाकर जाने ही वाली होती है कि अथर्व एकदम से कहता है, हेलो मिस आव्या। आव्या पीछे मुड़कर अथर्व को देखती है। अथर्व उसके पास जाकर कहता है, आप चाहें तो मेरे साथ अंदर जा सकती हैं। वैसे भी एक केस है जो मेडिकल से रिलेटेड है। अगर आप जाएंगी तो मुझे हेल्प हो जाएगी और मैं आपको घर भी छोड़ दूंगा। आव्या थोड़ा सोचती है, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ओके। अब दोनों अंदर चले जाते हैं। वकील से काफ़ी देर तक बात करने के बाद अथर्व और आव्या बाहर आते हैं। अथर्व आव्या को देखते हुए कहता है, आप यहाँ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। आव्या हाँ में सिर हिलाकर पिलर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। अब रात होने को आई थी। आव्या अपने फ़ोन में कुछ करते हुए मुड़कर एक और देखती है तो उसकी नज़र सहस्त्रा पर पड़ती है, जो एक वकील से किसी टॉपिक पर बात कर रही थी। दोनों के एक्शन से साफ पता चल रहा था कि दोनों प्रोफेशनल कुछ बात कर रहे हैं। ये देखकर आव्या धीरे से खुद से कहती है, भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? बोलते ही वो फिर से सहस्त्रा को देखती है, पर इस बार सहस्त्रा नहीं थी। आव्या इधर उधर देखती है तो उसे सहस्त्रा दिखती है, जो वहाँ से बाहर निकल रही थी। आव्या उसे देख चिल्लाती है, भाभी, लेकिन सहस्त्रा को सुनाई नहीं देता। वो तेज कदमों से वहाँ से चली जाती है। तभी अथर्व भी आ जाता है और आव्या को आवाज़ देता है। आव्या मुड़कर अथर्व को देखती है तो अथर्व कहता है, चलिए काम हो गया। ये सुनकर आव्या सिर हिलाती है, फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ आधे घंटे में अथर्व की जीप आव्या के घर के पास रुकती है। आव्या घर को देखती है, फिर अथर्व को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैंने तो बताया भी नहीं। बोलते हुए आव्या के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि उसे इस वक्त रुद्र याद आ रहा था। ऐसे ही उसने पहली बार घर छोड़ा था, तब भी आव्या ने रुद्र को अपना एड्रेस नहीं बताया था। अथर्व आव्या की सीरियसनेस देखकर नर्वस हो जाता है, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंस से कहता है, एक्चुअली एक दिन सुबह मैंने आपको यहाँ देखा था। शायद वो आपका भाई ही था जिसके साथ आप फुटबॉल खेल रही थी। अथर्व ने सच में एक दिन आव्या को ध्रुवंश के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखा था, जो आव्या को भी याद आ चुका था। आव्या जीप से बैग लेकर नीचे उतरकर अथर्व को देखकर कहती है, ओके बाय एंड थैंक यू। अथर्व भी आव्या को जवाब में बाय बोलता है। आव्या अब जाने लगती है, वहीं अथर्व अपने दिल पर हाथ रखे उसे देखने लगता है, क्योंकि इस वक्त उसकी धड़कन बहुत तेज थी। आव्या मेन गेट के अंदर जाती है तो उसे सहस्त्रा घर के अंदर जाते हुए दिखती है। आव्या भी जल्दी से आगे बढ़ती है। सहस्त्रा हॉल से जाने ही लगती है, तभी काव्या उसे बुलाती है। सहस्त्रा, कहाँ गई थी? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। सहस्त्रा अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, वो माँ, हमारी एक दोस्त घर वापस जा रही थी तो हम उससे एयरपोर्ट मिलने गए थे। जैसे ही आव्या ये सुनती है, उसे बहुत ज़ोरों का झटका लगता है। अभी अभी उसने सहस्त्रा को कोर्ट में देखा था वकील से बात करते हुए, तो अब वो काव्या से साफ झूठ बोल रही थी। आव्या मन में कहती है, भाभी मम्मा से झूठ क्यों बोल रही हैं? वहीं काव्या सहस्त्रा से कहती है, ठीक है जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाती है और ऊपर चली जाती है। आव्या बस सहस्त्रा को देखती रह जाती है। इधर सुनसान सी सड़क पे कयारा अपने हाथ में बियर की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसके चलने के ढंग से ही पता चल रहा था कि उसने पी रखी है। कयारा लड़खड़ाकर चलते हुए गा रही थी, थोड़ी सी तो पी ली है, चोरी भी कर ली है। वो बस इन लाइनों को बार बार गा रही थी। ध्रुवंश जो कार ड्राइव कर रहा था, उसकी नज़र उसकी ओर ही जाती है, कयारा पर पड़ती है। ध्रुवंश को उसके गाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। ध्रुवंश कार रोकता है। कार से बाहर निकलकर वो खड़ा होकर कयारा को देखने लगता है। आज भी उसने शॉर्ट जीन्स के साथ टॉप पहना था। उसकी गोरी थाई साफ दिख रही थी। कयारा चलते चलते ध्रुवंश के बगल से गुजरने लगती है, पर तभी ध्रुवंश उसके बाजू पकड़ लेता है। कयारा एकदम से कहती है, कौन है रे? बोलते ही वो ध्रुवंश की ओर लड़खड़ाते हुए देखती है। कयारा उससे खुद को छुड़ाते हुए कहती है, तुम जानते नहीं हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है। एक फ़ोन करूंगी ना तो पूरी पुलिस की फौज खड़ी हो जाएगी। कयारा की बात सुन ध्रुवंश की भौहें चढ़ जाती हैं।
उस दिन वो खुद पुलिस से भाग रही थी और आज ध्रुवंश को पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी। ध्रुवंश कयारा को खींचकर आगे खड़ा करता है। कयारा अपनी नशीली आंखों की पलकें झपकाते हुए ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश को देखते ही वो कहती है, तुम। बोलते ही वो थोड़ा हंसती है, फिर अपनी उंगली ध्रुवंश के चेहरे पर घुमाते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम बहुत हॉट हो, तुम्हारे इस होंठ में बहुत नशा है, लेकिन तुम बहुत गंदे हो। बोलते ही वो बुरा सा मुंह बना लेती है। ध्रुवंश कयारा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है जो हमेशा चड्डी में घूमती रहती हो? कयारा अपने आप को देखती है, फिर अजीब से एक्सप्रेशंस लिए ध्रुवंश को देखकर कहती है, चड्डी? ये हॉट पैंट है बेवकूफ़ इंसान, सारा मूड खराब कर दिया। बोलते ही वो बियर की बोतल को मुंह पर लगाती है, तभी ध्रुवंश उसके हाथ से बोतल लेकर फेंक देता है। कयारा उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। कयारा कुछ बोलती तभी ध्रुवंश तुरंत कयारा को गोद में उठा लेता है। कयारा चिल्लाने लगती है, हेलो, एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? ध्रुवंश उसकी बात बिना सुने कार में बिठाता है। सीट बेल्ट लगाकर वो दूसरी तरफ जाने लगता है। कयारा सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगती है और चिल्लाती भी रहती है, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ बहुत पछताओगे। ध्रुवंश ड्राइविंग सीट पर बैठकर कयारा के हाथ को बांध देता है। कयारा थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, हे, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ कुछ भी किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ध्रुवंश उसकी बातें सुनकर अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि कयारा चुप हो ही नहीं रही थी। ध्रुवंश को जब कुछ नहीं सूझता तो वो झटके से कयारा के होंठों को अपने होंठों में जब्त कर लेता है। कयारा बोलने की कोशिश करने लगती है, पर ध्रुवंश उसके होंठों को बहुत बुरी तरह से सक करने लगता है। कयारा बिल्कुल चुप हो जाती है। पहले तो ध्रुवंश कयारा को चुप कराने के लिए ये कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे कयारा के होंठों का स्वाद आता है वो बहुत ही पैशनेटली उसे किस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुवंश कयारा के होंठों को चूमते हुए नशे में खो गया हो। कयारा अब थोड़ा भी मूव नहीं कर रही थी, बल्कि वो भी ध्रुवंश के होंठों को शांति से धीरे धीरे चूस रही थी। सुबह कयारा की नींद नशे की वजह से बहुत धीरे धीरे खुलती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, खुद को कार के अंदर पाती है। कयारा कार को देखकर समझ जाती है कि वो उसकी कार नहीं है, इसीलिए वो इधर से उधर देखने लगती है। कयारा कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरती है तो उसकी नज़र झरने के सीन पर पड़ती है। वहाँ से होते हुए कयारा की नज़र ध्रुवंश पर पड़ती है, जिसकी शर्टलेस स्पीड कयारा की ओर थी। कयारा अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने लगती है। वहीं ध्रुवंश इस वक्त एकटक पानी में देखे जा रहा था। उसे पानी में इस वक्त धारा का चेहरा नजर आ रहा था। कयारा पत्थरों के ऊपर चलते हुए ध्रुवंश के पास पहुंचती है, लेकिन अचानक पत्थर में फिसलने की वजह से वो छपाक से पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही धारा का चेहरा पानी में कहीं खो जाता है, जिससे ध्रुवंश की नज़रें सर्द से भर जाती हैं। वो सर्द नज़रों से कयारा को देखता है। कयारा पानी से सिर निकालकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश उसे देखते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, हाउ डेयर यू। उसके इतना बोलते ही कयारा बीच में ही बोलती है, डेयर गया भाड़ में, पहले मुझे ये बताओ तुमने कल मेरे साथ क्या किया। देखो अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो बता रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं संभालने वाली। कयारा की बात सुन ध्रुवंश उसे घूरने लगता है। कयारा पानी से बाहर निकलकर पत्थर पर बैठती है और उसके टॉप से पानी निकालते हुए कहती है, और एक बात, मेरी फिगर अगर बिगड़ी ना तो सच बता रही हूँ, तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। बोलते हुए वो ध्रुवंश को बिल्कुल नहीं देख रही थी। ध्रुवंश कयारा को गौर से नोटिस कर रहा था। कयारा का गीला बदन उसे हॉट बनाने का काम कर रहा था। वो तो वैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, गीला बदन उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। ध्रुवंश की नज़र बार बार उसके शरीर पर जा रही थी। कयारा के आते ही ध्रुवंश जैसे धारा के ना होने का दर्द भूल ही जाता है। अचानक ही कयारा की नज़र ध्रुवंश की नज़रों पर पड़ जाती है, जो उसकी पतली कमर को देख रहा था। कयारा तुरंत उठकर अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, हेलो मिस्टर, ये जो तुम्हारे नैन है ना, उसे मेरी कमर से दूर रखो। ध्रुवंश भी इसकी आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें हटा लेता है। कयारा उसे कुछ देर घूरती है, फिर आगे बढ़कर ध्रुवंश की शर्ट लेकर पहन लेती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, शर्ट चाहिए तो कल मिलना, इवनिंग 4 o'clock कॉफ़ी शॉप में। इधर आव्या ध्रुवंश के ना होने से खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी। आज उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। आव्या ने बहुत जिद करने के बाद आदित्य को मनाया था बॉडीगार्ड को साथ में ना ले जाने के लिए। आव्या आगे देखते हुए ड्राइव कर ही रही थी, तभी उसे सामने रुद्र की जीप खड़ी दिखती है और साथ ही रुद्र भी, जो जीप के आगे बोनट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर आव्या कार अचानक ही रोक लेती है। उसकी आंखों के सामने फिर से वो सब नज़ारा छाने लगता है।
पर आव्या जल्दी खुद को उस डर से काबू कर लेती है, क्योंकि वो हमेशा इस तरह से डर डर कर तो नहीं जी सकती थी। आव्या रुद्र को देखते हुए हॉर्न बजाती है। रुद्र हॉर्न की आवाज़ सुनकर सिर उठाकर आव्या की कार की ओर देखता है। इस वक्त रुद्र की जीप बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। रुद्र आव्या को देखते हुए बोनट से नीचे उतरता है। सिगरेट को नीचे गिराकर वो पैरों से मसल देता है। इतना करते ही वो आव्या की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, आव्या की धड़कन उतनी तेज होती जा रही थी, पर वो खुद को किसी भी तरह फिर संभाल रही थी। रुद्र आव्या के पास पहुंचते ही कार का दरवाज़ा खोलता है। आव्या सीट पर हाथ रखकर पीछे हो जाती है। रुद्र कार को पकड़कर अब आव्या की ओर झुकने लगता है। आव्या अपने कपड़ों को अपने हाथ की मुट्ठी में भरकर कस लेती है। रुद्र आव्या के चेहरे के बहुत करीब चला जाता है। आव्या उसे इतना करीब देखते ही आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, दूर गया ज़रूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को तुम्हारे करीब आने दूंगा। हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। रुद्र की गर्म सांसें आव्या को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी धड़कन और तेज़ी से शोर कर रही थी। आव्या वैसे ही आंख बंद करके कहती है, ज़बरदस्ती से, धमकी से या किसी को मारते हुए दिखाकर मुझे अपना बनाओगे? आव्या के इतना बोलते ही रुद्र बस उसकी बंद आंखों को देखता है, फिर कहता है, ज़बरदस्ती करना होता तो अब तक शादी होकर 10 बार हनीमून पर जा चुके होते। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। धमकी देना होता तो मैं महीने इंतज़ार नहीं करता तुम्हें देखने के लिए। एक एक मिनट तड़प तड़प कर मर रहा हूँ बेबी गर्ल। आव्या जैसे ही ये सुनती है, अपनी आंखें तुरंत खोल देती है। रुद्र के चेहरे पर इमोशंस नहीं थे, पर फिर भी आव्या को उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, 1 महीना हो गया मैंने तुम्हें टच नहीं किया और ना ही करूँगा। दूर रहूँगा हमेशा, लेकिन याद रखना, मैं खुद के अलावा तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। बोलते ही रुद्र पीछे हटता है और अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, ये कोई धमकी नहीं है, मेरे दिल के जज्बात हैं जिसे तुमने खुद जगाया है। आव्या एकटक रुद्र को देखती रहती है। रुद्र अपने कदम पीछे करते करते अपनी जीप के पास पहुंचता है और उसमें बैठकर जीप को पीछे करता है। आव्या उसमें बहुत देर तक खोई रहती है। फिर जब उसे होश आता है तो अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती है। इधर एयरपोर्ट से अव्यान बाहर आ रहा था। रोनी और नील उसके साथ ही थे। नील चलते हुए कहता है, सर, आज होटल में एक इवेंट है, वहां आपका जाना ज़रूरी है, क्योंकि डील भी वहीं पर तय की जाएगी। अव्यान हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, टाइम? नील तुरंत जवाब देता है, सर, रात 7 बजे। अव्यान ये सुनता है और जल्दी से कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही उसकी कार चलने लगती है। शाम 7 बज रहे थे। आव्या इस वक्त कोर्ट में थी। वो उस वकील का इंतजार कर रही थी जिससे सहस्त्रा बात कर रही थी। काफ़ी वक्त बाद जब वो वकील फ्री होता है तो आव्या उसके केबिन में जाती है। आव्या को वो बैठने को कहता है तो वो बैठ जाती है। आव्या इससे पहले से जानती थी, जितना भी आव्या काम करवाती थी वो इसी से करवाती थी। वकील का नाम धनंजय था, जो काफ़ी फेमस था। धनंजय आव्या को देखते हुए कहता है, बोलो आव्या, क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? आव्या अपने फ़ोन में सहस्त्रा की फ़ोटो दिखाकर कहती है, अंकल, ये जो है ये मेरी भाभी हैं। क्या आप बता सकते हैं ये कल आपसे किस टॉपिक पर बात कर रही थी? सहस्त्रा की फ़ोटो देखकर धनंजय थोड़ा चुप हो जाता है। उसके एक्सप्रेशंस थोड़े बदल जाते हैं। वो काफ़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, देखो आव्या, वैसे तो दूसरे के केस में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि सहस्त्रा जो कर रही है वो गलत है। ये सुनकर आव्या का दिल बैठ जाता है। धनंजय एक फ़ाइल निकालते हुए कहता है, सहस्त्रा मेरे दोस्त हिमांशु की बेटी है, तो इसलिए मैं उसका काम कर रहा हूँ। सहस्त्रा कुछ दिन पहले ही मुझसे मिली। धनंजय एक फ़ाइल निकालते हुए कहता है, सहस्त्रा मेरे दोस्त हिमांशु की बेटी है, तो इसीलिए मैं उसका काम कर रहा हूँ। सहस्त्रा कुछ दिन पहले ही मुझसे मिली। बोलते ही वो अपने पकड़ी हुई फाइल को आव्या की तरफ बढ़ा देता है। आव्या फाइल लेकर पलटने लगती है, पर तभी धनंजय कहते हैं, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात करते हुए बहुत नर्वस थी। ये बात सुन आव्या फाइल तो खोलती है लेकिन देखती नहीं है। वो धनंजय की ओर देखने लगती है। धनंजय सोचते हुए कहता है, मैं सहस्त्रा से कम 4 बार पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन तब वो ऐसे बात नहीं करती थी। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे हम नए नए मिले हों, और जिस टॉपिक पर उसने मुझसे बात की, मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आव्या बहुत गौर से धनंजय की बात सुन रही थी। धनंजय आगे बोलते हैं, सहस्त्रा अपने हस्बैंड मतलब तुम्हारे भाई से डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनकर आव्या के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एकदम ज़ोर से कहती है, डिवोर्स? बोलते हुए वो झट से खड़ी हो जाती है। उसके पकड़ी हुई फाइल भी हाथ से छूटकर गिर जाती है। जहाँ तक आव्या को पता था, अव्यान और सहस्त्रा के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। दोनों बहुत नॉर्मल रहते थे। फिर सहस्त्रा अव्यान को डिवोर्स क्यों देना चाहती है? ये सवाल आव्या के दिमाग में उभरने लगता है। धनंजय आव्या को इतना ज़्यादा शौक देखकर खुद भी खड़े हो जाते हैं। आव्या धीरे से बड़बड़ाती है,
नहीं, ये कैसे हो सकता है? भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। बोलते ही आव्या धनंजय को देखती है। धनंजय आव्या के पास जाकर सारे गिरे पेपर्स को उठाते हैं, फिर आव्या के हाथ में थमाकर कहते हैं, मैं कल ही इस केस पर काम करने वाला हूँ। आव्या पेपर्स को जल्दी जल्दी पलटते हुए देखती है तो वो सच में डिवोर्स पेपर्स थे। उसमें सहस्त्रा के सिग्नेचर थे और आव्या को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब डिवोर्स पेपर्स पर वो अव्यान के सिग्नेचर देखती है। आव्या एकदम से कहती है, ये भाई के सिग्नेचर। आव्या से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी जबान लड़खड़ा सी गई। सहस्त्रा के साथ साथ रहते हुए 6 महीने होने वाले थे। उसने सहस्त्रा को अपनी भाभी, दोस्त, सब कुछ माना था। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि अब सहस्त्रा इस परिवार से जुदा होगी। धनंजय अपनी जगह पर बैठते हुए कहते हैं, सहस्त्रा ये सब कुछ छुपा कर रही है। इन सब के बारे में तुम्हारे भाई को कुछ नहीं पता। ये सिग्नेचर भी सहस्त्रा ने उसके ऑफिस की फाइल से कॉपी किए हैं। ये सुनकर आव्या लड़खड़ा जाती है। आव्या तो अब जैसे होश ही खो चुकी थी। उसे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही थी कि अभी आव्यान को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। आव्या धनंजय को उस केस को रोकने के लिए कहती है। धनंजय भी मान जाता है क्योंकि सहस्त्रा जो कर रही थी वो कानून के खिलाफ था। डिवोर्स तब लिया जाता है जब दोनों तरफ से मंजूरी हो। धनंजय जब आव्या की बात मान जाते हैं तो आव्या भी उनके ऑफिस से निकल जाती है। आव्या घर पहुंचती है। उसकी तो सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। आव्या सहस्त्रा को देखती है जो सोफे पर बैठी काव्या और श्रेष्ठा से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। एक पल के लिए आव्या की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करके काव्या और श्रेष्ठा के बीच जाकर बैठ जाती है और कहती है, क्या बातें चल रही हैं? काव्या बस नॉर्मल सा जवाब देती है, जो बातें होती हैं। और आप इतना लेट कहाँ थी? आव्या सहस्त्रा को एक नज़र देखकर कहती है, आपको तो पता है ना मम्मा, आई एम अ डॉक्टर। कभी कभी पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो लेट हो जाती हूँ। काव्या हाँ में सिर हिलाती है। आव्या कुछ देर सहस्त्रा को देखती रहती है, फिर एकदम से उठकर कहती है, भाभी मुझे आपसे बात करनी है, चलिए ना बाहर चलते हैं। श्रेष्ठा आव्या की बात सुनकर शक करते हुए कहती है, ऐसी क्या बात करनी है जो बाहर जाकर ही हो सकती है? पर्सनल है मॉम, भाभी चलिए। बोलते ही आव्या अपना बैग रखती है और सहस्त्रा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। सहस्त्रा बस उसे देखते हुए पीछे जाती रहती है। सहस्त्रा और आव्या दोनों इस वक्त खड़े थे। आव्या समुद्र की लहरों को उठते हुए रात की चांदनी को देख रही थी तो वहीं सहस्त्रा पीछे खड़ी आव्या के बोलने का इंतजार कर रही थी। जब शांति छाई रहती है तो सहस्त्रा बोलती है, क्या हुआ आव्या, आप कुछ बात करना चाहती थी मुझसे? आव्या वैसी ही खड़ी पूछती है, भाई कहाँ है भाभी? आव्या के सवाल से सहस्त्रा अजीब से एक्सप्रेशंस लिए कहती है, पटना गए हैं, उन्होंने तो कल कहा था कि वो आज लौटेंगे, पर पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। सहस्त्रा एकदम नॉर्मल बात कर रही थी। आव्या थोड़ी चुप होकर फिर कहती है, भाभी आप भाई को धोखा क्यों दे रही हैं? आव्या के सवाल से सहस्त्रा को एकदम से झटका लगता है। वो थोड़ा हकलाते हुए कहती है, धोखा? कि कैसा धोखा? सहस्त्रा अब भी अनजान बन रही थी, जिससे आव्या को गुस्सा आ जाता है। आव्या सहस्त्रा की ओर मुड़ती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वो तो आप बताएंगी ना कि आप भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं और क्यों? सहस्त्रा सोचते हुए परेशान होकर कहती है, आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आव्या का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ने लगता है क्योंकि अब भी सहस्त्रा ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आव्या सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखकर जोर देते हुए कहती है, सब कुछ समझ आ रहा है आपको, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भाभी? आप भाई को डिवोर्स कैसे दे सकती हैं? बोलते ही आव्या सहस्त्रा को धक्का देती है। सहस्त्रा उसके धक्का देने से 2 कदम पीछे हो जाती है। आव्या की बात सुनकर सहस्त्रा के फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। सहस्त्रा सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। आव्या उसके सिर झुकाने से गुस्से से कहती है, सिर झुकाने का क्या मतलब है भाभी? आखिर आप भाई से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए ऐसे कैसे डिवोर्स ले सकती हैं? उन्हें इस तरह धोखा कैसे दे सकती हैं? क्या भाई को इतना भी जानने का हक नहीं कि आप उनसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं? सहस्त्रा बिल्कुल चुप वैसे ही सिर झुकाए रहती है। आव्या उसके ऐसे चुप खड़े रहने से चिढ़ सी जाती है। वो आगे बढ़कर सहस्त्रा की बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए चिल्लाकर कहती है, आखिर क्या कमी रह गई भाई के बिहेवियर में? वो कितना ख्याल रखते हैं आपका, वो कितना प्यार करते हैं आपसे भाभी। आव्या के ये बोलते ही सहस्त्रा अचानक ही आव्या को धक्का देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, वो मुझसे नहीं सहस्त्रा से प्यार करते हैं। आव्या पीछे होकर हैरानी से सहस्त्रा को देखती है। सहस्त्रा के चेहरे पर यह बोलते ही दर्द उभरने लगता है। वहीं आव्या के मुंह से एकाएक निकल जाता है, सहस्त्रा? भाभी आप ही तो सहस्त्रा। आव्या बस इतना बोलती है कि सहस्त्रा चिल्ला उठती है, सहस्त्रा नहीं प्रज्ञा, प्रज्ञा राठौर। आव्या को ये सुनकर बहुत जोर का झटका लगता है। उसके मुंह से धीरे से निकलता है, प्रज्ञा। सहस्त्रा के चेहरे पर इस वक्त हल्का गुस्सा दिख रहा था। वो अपने गुस्से की भड़ास निकालते हुए कहती है, धोखा मैं नहीं दे रही, धोखा तो मुझे मिला है। किस्मत ने मुझे धोखा दिया है।
इस जिंदगी ने मुझे धोखा दिया है। ये बोलते ही सहस्त्रा का शरीर ढीला पड़ जाता है। वो बेसुध सी खड़ी कहती है, प्यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं साजन से। मुझे प्यार के बारे में पता भी नहीं था, तब से उनसे प्यार करती हूँ। बचपन से ही मेरा बस एक सपना था कि उनके साथ शादी करूँगी, उनके साथ ज़िंदगी बताऊँगी। लेकिन वक्त की घड़ी ऐसी पलटी कि फिर मैं कभी उनसे मिल ही नहीं पाई। बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। आव्या बस सहस्त्रा को देखती रह जाती है। सहस्त्रा पिछले वक्त को याद करते हुए कहती है, 18 साल पहले मैं उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेने जा रही थी। बोलते हुए वो उस पल में खो सी जाती है। फ्लैशबैक। प्रियंश कार ड्राइव कर रहा था और वहीं प्रज्ञा उनके पास वाली सीट पर बैठी थी। प्रज्ञा अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट को देखते हुए अपनी मीठी सी आवाज़ में कहती है, पापा, साजन को ये गिफ्ट पसंद तो आएगा ना? प्रियंश आगे देखते हुए ही कहता है, हाँ मेरी गुड़िया कितनी बार सवाल करेगी, आप 50 बार पूछ चुकी हैं। यह सुनकर प्रज्ञा मुंह बनाकर प्रियंश को देखती है। प्रियंश एक नज़र प्रज्ञा को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए आगे देखता है। प्रियंश कार चला ही रहा था, तभी अनन्या का कॉल आता है। प्रियंश ब्लूटूथ कान पे लगाकर कॉल रिसीव करता है। उधर से अनन्या की आवाज़ आती है, आप कहाँ हैं? आपने कहा था आप जल्दी आएंगे, अभी तक आए क्यों नहीं? प्रियंश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस 10 मिनट, फिर सबसे पहले मैं तुमसे ही मिलूंगा। अनन्या थोड़ा परेशान होकर कहती है, प्लीज़ जल्दी आइए, हमें बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। बोलते हुए प्रियंश अचानक कार रोकता है। प्रियंश की नज़र सामने पड़ती है, जहाँ कुछ आदमी एक औरत से उसके बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे थे। वो औरत चिल्लाकर उन सबको अपने बच्चे से दूर कर रही थी। वहीं कार के रुकने की आवाज़ सुनते ही अनन्या घबरा सी जाती है। वो कुछ बोलती तभी प्रियंश हड़बड़ी में कान से ब्लूटूथ निकालता है और कार में रखकर कार से निकल जाता है। प्रज्ञा सामने का नज़ारा देख डर जाती है। पापा बुलाते हुए वो सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है। प्रियंश भागकर उन लोगों की ओर जाता है जिनसे वो लोग बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे थे। वो हिमांशु और दिया थे। प्रियंश उनके पास पहुंचते ही उन लोगों को धक्का देकर उन सबको हटाता है। एक आदमी ने दिया के छोटे से बच्चे का पैर पकड़ा हुआ था और खींच रहा था। दिया का बच्चा रोए जा रहा था, तो वहीं दिया भी रोते हुए उसने उसे छोड़ने को कह रही थी। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। प्रियंश अब उन लोगों को मारने लगता है। प्रियंश के आने से अब हिमांशु भी उन लोगों को मारने लगता है। दोनों मार तो रहे थे, लेकिन अचानक ही उन लोगों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर प्रज्ञा किसी तरह से कार से निकल जाती है और पापा चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ती है। प्रियंश मुड़कर प्रज्ञा को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, गुड़िया यहाँ मत आओ, कार में बैठो। उसके इतना बोलते ही उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि एक आदमी ने प्रियंश की पीठ पर चाकू मार दिया था। ये देखकर प्रज्ञा जोर से चिल्लाती है, पापा। हिमांशु उस आदमी को मारता उससे पहले उसे पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है। दिया से भी उसके बच्चे को छीन लिया जाता है और उसे जोर से धक्का दिया जाता है। दिया नीचे गिर जाती है और उसके सिर में हल्की चोट लग जाती है। प्रज्ञा दौड़ती हुई इस आदमी के पास जाकर उसके हाथ को काट लेती है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है और प्रज्ञा को देखकर उसे अचानक उठाकर फेंक देता है। प्रज्ञा का सिर एक बड़े से पत्थर से जा लगता है। प्रज्ञा की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। प्रियंश ये देखकर चिल्ला उठता है, गुड़िया। वो आदमी प्रियंश की ओर बढ़ते हुए कहता है, बहुत शौक है ना लोगों को बचाने का, अब तुझे कौन बचाएगा? प्रियंश की नज़र तो बस प्रज्ञा पर थी, जिसके सिर से नीचे रोड पर खून बह रहा था। प्रियंश की आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्रियंश प्रज्ञा की ओर जाते हुए बुलाता है, गुड़िया। वो आदमी जल्दी से आगे बढ़कर प्रियंश की पीठ पर फिर एक बार चाकू घुसाता है। प्रियंश का ध्यान तो बस प्रज्ञा पर था। उसे दर्द तो हुआ, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। वो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था, वो आदमी उस पर चाकू घोंपते जा रहा था। वो तब रुकता है जब पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, चलो जल्दी करो, कोई आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी आवाज़ सुनते ही सभी आदमी रुक जाते हैं जो हिमांशु को मार रहे थे। प्रियंश को जो चाकू मार रहा था वो आखिरी बार चाकू घोंपता है और धक्का देकर सबके साथ मिल जाता है। सभी आदमी अब वहां से दिया के बच्चे को लेकर खाई में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। प्रियंश खून से लथपथ प्रज्ञा के पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। गुड़िया बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रियंश की सांसें भी अब थमने लगी थी। प्रियंश रोते हुए प्रज्ञा के माथे पर किस करता है। वहीं उधर दिया अपने बच्चे को खाई में गिरा देखकर खुद भी मरना चाह रही थी, लेकिन हिमांशु ने पकड़ लिया। दिया रोते हुए जोर जोर से चीख रही थी, मेरा बच्चा। प्रियंश प्रज्ञा के छोटे से गाल पर हाथ रखकर उसके पास पेट के बल लेट जाता है और रोने लगता है। इधर अनन्या को हद से ज़्यादा बेचैनी होती जा रही थी। वो उसके पैर एक जगह पर नहीं ठहर रहे थे। वो बार बार कॉल किए जा रही थी। उसके पैर भी इधर से उधर चले जा रहे थे। कुछ ही पलों में प्रियंश की आंखें बंद हो जाती हैं। उसका रोना रुक जाता है और उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। वहाँ पर कुछ लोग उन सबकी ऐसी हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाते हैं, जिसमें प्रियंश को मरा हुआ घोषित किया जाता है। तो वहीं प्रज्ञा की धड़कन अब तक बंद नहीं हुई
थी, शायद वो जीना चाहती थी। प्रज्ञा को जिंदा देखकर हिमांशु और दिया उसे ले जाते हैं। प्रज्ञा का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि प्रज्ञा की याददाश्त चली गई, जिस वजह से हिमांशु और दिया उसे एक नया नाम के साथ एक नई पहचान देते हैं। दिया अपने बच्चे के खोने के दर्द की वजह से प्रज्ञा को अपनी खुद की बेटी मानने लगती है। दिया का एक लड़का बच्चा था, लेकिन अब वो मान चुकी थी कि उसने जो बच्चा पैदा किया था वो एक लड़की थी। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद करते हुए सहस्त्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहस्त्रा कहती है, जिस चोट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, वही चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई जिस दिन माँ पापा के कमरे में आग लगी थी। मैं जब होश में आई तो साजन को सामने देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे उनकी बातें याद आईं, मैंने अपनी खुशियों को दबा दिया। प्रज्ञा के साथ हुई घटना सुनकर आव्या की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रज्ञा रोते हुए कहती है, साजन मुझसे प्यार नहीं करते। जब भी मैं प्रज्ञा के बारे में पूछती हूँ वो टाल देते हैं। उन्होंने तो मेरे प्यार तक को बचपना का नाम देकर ठुकरा दिया। वो मेरे करीब आते हैं, लेकिन कोई और समझकर। मुझे घुटन सी महसूस होती है उनके करीब आने से। मैं उनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती उनके साथ। हर बार बस सहस्त्रा सहस्त्रा सहस्त्रा। नफरत हो गई है मुझे इस नाम से। बोलते हुए प्रज्ञा की आंखों में अपने नाम के लिए नफरत भरी हुई थी। आव्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, लेकिन प्रज्ञा, तुम्हारा डीएनए प्रियंश चाचू से क्यों मैच नहीं कर रहा? प्रज्ञा भी अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, डीएनए के बारे में मुझे नहीं पता, और ना ही मैं ये सब जानना चाहती हूँ। मैं अब यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, अपनी पहचान को वापस लाना चाहती हूँ। अब दोबारा मैं साजन की ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं। बोलते हुए प्रज्ञा वहाँ से भागकर जाने लगती है, पर आव्या तुरंत उसकी ओर बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। प्रज्ञा बिना मुड़े कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आव्या जल्दी से नाव में सिर हिलाकर कहती है, नहीं प्रज्ञा, तुम ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जा सकती। हम सब तुम्हारे परिवार हैं, और ऐसा हो सकता है कि भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो छुपा रहे हैं। प्रज्ञा आव्या के हाथ को झटक कर कहती है, कुछ नहीं पता है उन्हें। अगर पता होता तो वो हर वक्त ये ना कहते कि प्रज्ञा की बात भूल जाओ और हमारी बात करो। मैं कह रही हूँ ना, वो हमेशा प्रज्ञा का नाम आते ही मुंह मोड़ लेते हैं। वो इस शरीर में बसी बस सहस्त्रा को चाहते हैं। प्रज्ञा तो उन्हें याद ही नहीं। सबके कमरे में मेरी बचपन की तस्वीर है, लेकिन उनके कमरे में सिर्फ सहस्त्रा की तस्वीर है। वो सहस्त्रा जिससे उन्होंने शादी की है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी बनाया, उसे अपनी सजनी बनाया। मैं साजन की सजनी नहीं बनी। ये हक सहस्त्रा नाम ने छीन लिया। जब भी साजन मुझे सहस्त्रा समझकर छूते हैं तो पता है कैसा लगता है, जैसे कोई मेरे दिल पर सुई चुभो रहा है। नहीं सह सकती अब मैं इस दर्द को, नहीं सह सकती अब मैं इस तकलीफ को। इसीलिए जैसे ही डिवोर्स पेपर बन जाएंगे, मैं उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ज़िंदगी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। उसी वक्त मैं मर जाती तो अच्छा होता। ये सब देखना तो नहीं पड़ता। आव्या उसके ये कहते ही ज़ोर से चिल्लाती है, प्रज्ञा आव्या को देखती है, फिर उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्रज्ञा रोते हुए अब वहाँ से भागकर चली जाती है। आव्या प्रज्ञा को देखती रह जाती है। आव्या के मन में भी अब सवाल उभरने लगता है कि अगर अव्यान को सब कुछ पता है तो वो प्रज्ञा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर नहीं पता तो फिर अव्यान ने सहस्त्रा नाम की लड़की से बिना कुछ सोचे समझे शादी क्यों की। उधर प्रज्ञा कमरे में बेड पर पेट के बल लेटी थी और तकिए में अपना मुंह छुपाए रो रही थी, जिससे प्रज्ञा बस 3 साल की उम्र से प्यार करती आ रही थी। उसे किसी और का होते हुए वो कभी नहीं देख सकती थी। भले शरीर एक था, लेकिन पहचान तो 2 थी ना, सहस्त्रा और प्रज्ञा। टू बी कंटिन्यूड।